हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? एक बहुत ही शानदार और फ्रेश कमाल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सिविल के 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के बारे में, जो उनके में एक सब्जेक्ट लग रहा है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले जो इसका फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने पूरा एनालिसिस किया था न्यू ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से, जो आरजीबी का भी ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, उसके हिसाब से किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्टील के अलग अलग चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, उसका मैं कंप्लीट एक सीरीज लेकर के चल रहा हूं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट एनालिसिस मैंने एक वीडियो के अंदर दे दिया था। उसे आप हमारे जाकर के यूट्यूब चैनल के अंदर देख सकते हो। ठीक है, ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर के अंदर जो आपका कनेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो इनमें से ये आपका वेटेज काफी ज्यादा रहने वाला है कनेक्शन चैप्टर का। ठीक है, तो इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारा चीज मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ, स्पेशली फॉर रिपीटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन जो आप लोग के सिलेबस में है, उसे आज अपन कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पैटर्न से सॉल्व करेंगे। इस सीरीज के बाहर से, इस वीडियो के बाहर से कनेक्शन से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाली। इतना आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखते रहो। यदि चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट करो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आगे वीडियोज में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके दोस्त, ओके, यहां तक करने के बाद आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारी कंप्लीट सीरीज है, इससे पहले यदि आपके 6 सेमेस्टर में हो आप, ठीक है, तो आपके 3 सब्जेक्ट लग रहे होंगे, पीएचई, क्यूएससी और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इनमें से क्यूएससी और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का कंप्लीट सिलेबस आप न्यू ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ आरजीपीवी के हिसाब से ले सकते हो और एक काफी कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, जिससे आपका जो डिप्लोमा का लास्ट सेमेस्टर है उसका सीजीपी आप बहुत ही शानदार तरीके से, एसजीपीए एक्चुअली, इंक्रीज कर सकते हो और आपका सीजीपीए भी काफी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट सेमेस्टर है, न्यू पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इन सब का आइडिया मैंने दिया है इस पूरी सीरीज के अंदर। इस पूरी सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको डेमो वीडियोज हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, क्यूएससी के भी मिल जाएंगे, स्टील का भी आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले भी एक लेक्चर अपलोड है, उससे भी देख सकते हो। अगर आपको कंप्लीट सीरीज चाहिए तो आपके दोनों सीरीज हमारे मिलेगी ओनली फॉर 800 रुपीज़ में। मतलब आपकी पेड सीरीज है, आपको कंप्लीटली फ्री अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको 800 रुपीज़ पे करके ये कंप्लीट सीरीज लेनी होगी। कैसा पढ़ाता हूँ ये आप लेक्चर में भी, डेमो लेक्चर देख सकते हो। 800 रुपीज़ पे करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, और कैसे आप पे कर सकते हो, कैसे इनरोल कर सकते हो, इसके लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट करके आप ही हमारी कंप्लीट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन आज पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है दोस्त, कनेक्शन आज पढ़ने वाले हैं। ओके, ये वीडियो लिंक नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। कनेक्शन आज पढ़ने वाले हैं। देखो, स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, इससे पहले अगर आपने उसके वीडियो को नहीं देखा तो जाइए देखिए, वो बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर का एनालिसिस था, उसके अंदर मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, उसे देख करके आइए, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर पहली चीज़ तो करते क्या है, अपन काफ़ी सारे डिजाइन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टील स्ट्रक्चर के स्टील मेंबर्स का यूज करके एक्चुअली काफ़ी सारे स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं। लाइक हो गया आपका ब्रिज, आपका रूप्स हो गए, ट्रस हो गए, ये सारी चीज़ें अपन बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें कनेक्शन का क्या रोल है, तो देखो दोस्तों, कनेक्शन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई स्टील स्ट्रक्चर बनाओगे, जब भी आप कोई स्टील स्टार्ट करने वाले हैं कनेक्शन, ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीज़ें विजिबल है। ओके, ठीक है, ठीक है, कनेक्शन, तो कनेक्शन के अंदर जब भी अपन कोई डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कोई स्टील स्ट्रक्चर या भी कोई स्टील का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज, दो स्टील मेंबरों को आपस में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रस बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ट्रस बना रहा हूँ, मान लो ये मैंने आपने एक ट्रस बनाया है। ठीक है, मान लो ये मैंने एक ट्रस बनाया है। अब इस ट्रस में आपका स्टील मेंबर, ये फर्स्ट स्टील मेंबर है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। ठीक है, अब स्टील मेंबर आपके कोई भी हो सकते हैं, या तो आपका एंगल सेक्शन हो सकता है, या तो आपका प्लेट्स हो सकती हैं, या तो आपके फ्लैट्स हो सकते हैं, या तो आपका रोल्ड स्टील सेक्शन, कुछ भी हो सकता है। सीधी सी बात ये समझ लो, स्टील का मेंबर है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, कुछ भी हो सकता है, उसकी अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका 5वां हो गया। ठीक है, ये आपका 6th, ऐसे करके 6 आपके स्टील मेंबर इसमें यूज करे गए हैं इस स्टील के ट्रस को बनाने के लिए। अब इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। जैसे भाई आपका ये स्टील मेंबर इधर आ रहा है, ये स्टील मेंबर इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, इन तीनों को आपस में आपस कनेक्ट किया हो गया होगा। ठीक है, इन तीनों के यहाँ पास आपस में कनेक्ट किया गया होगा। तो ये कनेक्ट कैसे करेंगे, तो अपन यहाँ पास एक कनेक्शन बनाते हैं, इसी के बारे में आज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, दो स्टील मेंबरों को या दो से अधिक स्टील मेंबरों को आपस में कनेक्ट करना, किसकी हेल्प से, तो अपन 4 प्रकार से करते हैं। पहली चीज़ या तो अपन बोल्ट लगा कर सकते हैं, तो इसको अपन अगर बोल्ट का यूज करके अपन कनेक्शन करते हैं तो इसको बोल देते हैं बोल्टेड कनेक्शन। दूसरी चीज़ यदि अपन रिविट करके यूज करते हैं, ठीक है, रिविट लगा करके रिविटेड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अपन रिविटेड कनेक्शन। ठीक है, रिविटेड कनेक्शन। अगर रिविट का यूज करके अपन कनेक्शन बना रहे हैं, दो मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग रिविट, तो उसको बोलते हैं अपन रिविटेड कनेक्शन। तीसरा टॉपिक है आपका, तीसरा जो पॉइंट है, रिविटेड, बोल्टेड, और एक होता है आपका पिन कनेक्शन। यदि आप पिन का यूज करके बना रहे हो कनेक्शन,
दो मेंबर को जोड़ने के लिए पिन का यूज करो तो उसको बोलते हैं अपन क्या, पिन कनेक्शन। चौथा है आपका वेल्डेड कनेक्शन, ठीक है, चौथा क्या है आपका वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि अपन दो मेंबर को लाके जोड़े, उसमें फिर अपन बिल्डिंग कर देते हैं। बिल्डिंग का आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, भाई बिल्डिंग करते हैं, दो मेंबर को लाके जोड़े, वेल्ड कर दी। वेल्ड मतलब क्या, एक धातु होती है, पिघला के दोनों धातुओं के संपर्क में ला दी तो दोनों धातु को आपस में पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका वेल्डेड कनेक्शन। तो ये चार प्रकार के कनेक्शन है आपके, इन्हीं से रिलेटेड अपन ये अलग अलग मेंबर अलग अलग इनका यूज करके अपन कनेक्शन बनाते हैं, इसलिए इन्हीं के नाम पे अपन कनेक्शन दे देते हैं, भाई वोल्टेज कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन, ये कनेक्शन, ठीक है। आप लोग के टॉपिक में जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके टॉपिक में है, वो आपका केवल वोल्टेज कनेक्शन है और ओनली फॉर रिवेटेड कनेक्शन है, ठीक है। सॉरी वोल्टेज नहीं, एक्चुअली आप लोग के टॉपिक में वोल्टेज नहीं है, रिवेटेड कनेक्शन है और वेल्डेड कनेक्शन है। ये दो चीज़ें आपके सिलेबस में है, आपके 6th सेमेस्टर में है, आरजीपीवी के सिलेबस में है। तो इन दो टॉपिक से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में आपके बन सकते हैं, 1 नंबर के बन सकते हैं, 2 के बनेंगे, 4 नंबर के बनेंगे, उसको मैं यहाँ पे कवर करूंगा। आज इस लेक्चर के अंदर स्पेशली कवर करने वाले हैं अपन रिवेटेड कनेक्शन का, ठीक है। कंप्लीट रिवेटेड कनेक्शन का एनालिसिस है, ओके। रिवेटेड कनेक्शन का कंप्लीट एनालिसिस है कि इस चैप्टर से किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इस टॉपिक से। ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। यदि आपने कुछ नहीं भी पढ़ा तो भी कर पाओगे, मैं कॉन्सेप्ट भी मिस नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझा के चलूंगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, रिवेटेड कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अपन करने क्या वाले हैं, ठीक है दोस्त। अगर आइडिया लग गया तो चलिए लेक्चर पर। रिवेटेड कनेक्शन, कनेक्शन मतलब समझ गए कि दो का स्टील का मेंबर है, भाई क्या है, दो स्टील का मेंबर है। अब दोनों स्टील के मेंबर को करना है कनेक्ट, ठीक है, दोनों स्टील के मेंबर को करना है क्या, कनेक्ट। स्टील मेंबर को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं अपन, रिवेट का। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं आपका ये एक स्टील का मेंबर है, ठीक है, नहीं चल रहा, ओके, ये लो अब दिखा, ठीक है, ये स्टील का मेंबर है और ये आपका दूसरा स्टील का मेंबर है, ठीक है, ये आपका दूसरा, लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। दोनों कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हो गया, इसके ऊपर रखे, दो तरीके से कर सकते हो आप, एक के ऊपर एक रख के ओवरलैप करके और फिर इन दोनों में कर दो आप एक होल। यहाँ पास आपने क्या कर दिया, होल कर दिया। होल करने के बाद यहाँ पास आपने लगा दिया रिबिट, ठीक है, इसमें क्या लगा दिया आपने, रिबिट, और रिबिट लगा के उसको दोनों तरफ से उसको मतलब उसके जो मिथ्ये हैं उसको बराबर कर दिया, पीट दिया हथौड़े से, ठीक है, हैमर से रफ कर दिया, ठीक है, रफ कर दिया, तो ये हो गया आपका कनेक्शन बन गया। इस तरीके से उसकी रिबिटिंग कर दी गई, ओके। तो ये आप एक कनेक्शन बना सकते हो, इस तरह से बना कनेक्शन आपका कहलाता है रिवेटेड कनेक्शन। अब इसमें जरूर नहीं कि आपको इसी तरह का कनेक्शन बनाओ, और भी कई तरीके के कनेक्शन बना सकते हैं। ओवरलैप में क्या खासियत है इस सब के बारे में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आप एग्जांपल समझिए किस तरह से अपन रिवेटेड कनेक्शन करते हैं। इसमें जो रिवेट यूज की जाती है, रिवेट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। जैसे मान लीजिए आपकी रिवेट है, कुछ ऐसे दिखती है आपकी रिवेट, ठीक है, आप अपनी सुंदर आंखों से, खूबसूरत आंखों से जब उसे देखोगे तो कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, ऐसी दिखाई देगी। ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इसका हेड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसका हेड, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन सैंक। कभी कभी पूछ लेता है सैंक का डाया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सैंक का डाया मतलब रिवेट के डाया की ही बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गई। अब स्टार्ट करते हैं भाई कनेक्शन। कनेक्शन आपके 4 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ लिया, बोल्टेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन और पिन कनेक्शन। आप लोग के सिलेबस के अंदर केवल है रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं रिवेटेड कनेक्शन, ओके। तो देखते हैं दोस्तों रिवेटेड कनेक्शन के अंदर पहली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ठीक है। रिवेटेड कनेक्शन के अंदर पहली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, देखो। तो दो स्टील मेंबर का यूज़ करके अपन क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं। पहली चीज़ समझिएगा, मान लेता हूँ मैं आपका ये पहला स्टील मेंबर है, ठीक है, ये आपका पहला स्टील मेंबर है, इसके ऊपर मैंने दूसरा स्टील मेंबर रखा, ठीक है, और क्या कर दिया मैंने, एक के ऊपर एक रखा, यहाँ पे बनाया एक होल, ठीक है, क्या है आपका ये होल, ठीक है, यहाँ पे बनाया एक होल। इसके डायमीटर को, जो आप होल बनाओगे, इसके डायमीटर को अपन डिनोट करते हैं किससे, डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं इसके डायमीटर को। आगे बात समझ में, ठीक है। और जो इसमें रिविट होगा, जैसे मान लेता हूँ रिविट जो आप इसमें डालोगे ये आपका रिविट है, ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से बना देता हूँ मैं इसे, ये ओके, ये आपका रिविट है। इसका जो डायमीटर है, ये सैंक का डायमीटर इसका लिया जाता है और इस सैंक के डायमीटर को डिनोट करते हैं 5 से, ठीक है। हमेशा जो आपका ये डी है, ठीक है, ये जो आपका डी है ये ग्रेटर देन होगा 5 से। हमेशा जो होल का डायमीटर वो ज़्यादा रखेंगे रिविट के डायमीटर से। रीजन ये है कि जो हमेशा रिविटिंग की जाती है वो हमेशा की जाती है आपकी हॉट रिविटिंग। कैसे रिविटिंग की जाती है आपकी, हॉट रिविटिंग, गर्म करके रिविट को उसकी रिविटिंग करी जाती है। तो उससे होता क्या, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो उसके पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है और वो थोड़ा एक्सपांड हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये जो फाई है गर्म करने के कारण थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप इसका फाई के बराबर ही डायमीटर इसका रखोगे तो अब गर्म करने के बाद इसका डायमीटर बढ़ चुका है तो अब इसमें जाएगा नहीं, ठीक है, इसमें जाएगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ता है।
कितना बढ़ा के रखते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पास यही है कि इसमें कितना डायमीटर रखना है, ठीक है। पहले चीज़ नोट करिए आप अपनी कॉपी के अंदर, जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। डी आपको कितना रखना है, किस किस केस के अंदर, तो डी बराबर रखना है आपको 5 + 1.5 mm। 5 आपका सैंक का डाया है, 1.5 mm आपको एक्स्ट्रा लेना है। किस केस के अंदर, इफ 5 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25 mm, ठीक है। 5 = 25 mm। तो अपन बात कर रहे थे 5 की। पहला केस आपने देख लिया कि जो डी है आपका वो 5 + 1.5 mm लेंगे अपन। किस केस के अंदर, यदि आपका जो सैंक का डायमीटर है, इफ 5 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25 mm, अगर 25 mm से कम है उसके बराबर, तो कितना लेना है आपको 5 + 1.5, 1.5 mm ज़्यादा लेना है होल का डायमीटर। दूसरे केस में डी आपको लेना है 5 + 2 mm, ठीक है। इफ कौन से केस के अंदर, इफ 5 शुड बी ग्रेटर देन 25 mm, यदि आपका 5 25 mm से ज़्यादा है तो कितना जोड़ना है आपको, 2 mm एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। कुछ टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिच, गेज, इंड और एज, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ, 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ समझिएगा, मान लेता हूँ आपकी एक स्टील प्लेट, ठीक है, स्टील का एक मेंबर है, ठीक है, एक स्टील का ये क्या है, मेंबर है। दूसरा मेंबर मान लेता हूँ वो दूसरा वाला है, ठीक है, जिसको मैंने ऐसे करके ओवरलैप करके इस पर बनाया हुआ है। ये आपका इसका दूसरा मेंबर है, ठीक है। ये इसका कौन सा है, दूसरा मेंबर है। ये आपकी ओवरलैप लेंथ हो गई, ठीक है, ये आपकी ओवरलैप लेंथ हो गई। अब इसमें आपने ये रिवेटेड कनेक्शन लगाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके आपने इसमें रिवेटेड कनेक्शन लगाए हुए हैं। ये आपने 9 रिवेट यहाँ पास प्रोवाइड करे हुए हैं, ऐसा आप मान लीजिए। ऐसा करके मान लीजिए आपने एक कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इस कनेक्शन में इधर साइड एक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ ये पी फोर्स इधर लग रहा है, पी फोर्स इधर लग रहा है। तो देखिए पिच क्या है, गेज क्या है, इंड क्या है और एज क्या है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज दैट, तो आप क्या बताओगे उसको क्या कहते हैं, देखिएगा, ठीक है। व्हाट इज सेज बिटवीन डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट रिवेट। देखो दोस्त, आपका एक रिवेट है, ये 2 रिवेट, 2 रिवेटों के बीच, 2 एडजेसेंट रिवेटों के बीच, एडजेसेंट मतलब बगल बगल रिवेटों के बीच, ठीक है। 2 एडजेसेंट रिवेटों के बीच मतलब एक रिवेट ये हो गया, एक रिवेट ये हो गया। इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को, रिवेट के सेंटर से लेके रिवेट के सेंटर तक की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन पिच, ठीक है। किस डायरेक्शन पे, फोर्स की दिशा में। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पिच। पहली चीज समझ गए आप, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको डिस्टेंस लेनी है 2 एडजेसेंट रिवेटों के बीच की, बट इन द अदर साइड ऑफ, ठीक है, जिधर साइड फोर्स ना लग रहा उधर साइड की डिस्टेंस, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, इधर साइड की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, इसको गेज बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट रिवेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन का फोर्स इधर की है लेकिन इसके अपोजिट दिशा में। इसके बाद आपका इंड डिस्टेंस क्या है, इंड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपको लेनी है, ठीक है, डिस्टेंस आपको लेनी है फोर्स की दिशा में, लेकिन लास्ट वाले रिवेट के सेंटर से लेकर के प्लेट के इंड तक की डिस्टेंस को, लास्ट वाले रिवेट से लेके सेंटर से लेके प्लेट के इंड तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, इंड डिस्टेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंड डिस्टेंस। और आपके लास्ट वाले रिवेट से लेकर के और प्लेट के इंड तक के डिस्टेंस को बोलते हैं इसको एज डिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एज डिस्टेंस। सिंपल से समझिएगा, पिच और इंड डिस्टेंस फोर्स की दिशा में लेने हैं, ए गेज और एज डिस्टेंस फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेने हैं। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्टेंस अपन ऐसे मेजर कर रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना। 2 एडजेसेंट रिवेट के बीच की डिस्टेंस कौन सी आपके पीछे, लास्ट रिवेट और प्लेट की इंड की डिस्टेंस के बीच क्या आपकी इन डिस्टेंस है, सेम एज गेज डिस्टेंस। अब इनकी वैल्यू कितनी होती है, इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये चीजें अपन समझ लेते हैं। ओके, इनकी मिनिमम मैक्सिमम ये सब वैल्यूज कितनी है। तो देखो दोस्त, पिच की पहले बात कर लेते हैं अपन। पिच की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम पिच आपका कितना लेते हैं, तो मिनिमम पिच लेते हैं अपन 2.55। डायरेक्टली याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, मिनिमम पिच कितनी लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा 2.55। पहली चीज समझ में आ गई। मैक्सिमम पिच कितनी लेते हैं अपन, मैक्सिमम पिच 2 केस के अंदर लेते हैं। पहला क्या है, मैक्सिमम पिच की बात कर लेते हैं। मिनिमम पिच तक तो आपको समझ में आ गया, मैक्सिमम पिच की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पिच टेंशन के केस में 12T और 200 mm, ठीक है, 12T और 200 mm। ये तो होता है आपका कंप्रेशन के केस में, ये होता है आपका कंप्रेशन के केस में। और टेंशन के केस में क्या होता है,
ये टेंशन, ठीक है। तो टेंशन के केस में कितना लेते हैं 16T और 200, और कंप्रेशन केस में 12T और 200। ये दो अलग अलग वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रखनी है। कंप्रेशन केस में कम क्यों ले रहे हैं टेंशन केस में? देखो कंप्रेशन के केस में रिवेटिव को थोड़ा पास पास लगाते हैं। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि यार कंप्रेशन के केस में एक इफेक्ट आता है बकलिंग का। बकलिंग का मतलब ये है कि अगर फोर्स आपका इधर से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है आपका ये, और इधर से फोर्स लग रहा है आपका ये, तो इधर अगर रिवेट दूर दूर होंगे तो बीच में एक बकल का इफेक्ट आ जाए। जैसे मान लो रिवेट यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे है, मान लो ये केस ऐसा है, ठीक है, और एक ऐसा है। अब रिवेट यहाँ पे तो दोनों के बीच बकल हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगी रिवेट, प्लेटें ऊपर से मुड़ जाएंगी, ठीक है, ऐसे उठ जाएंगे ऊपर की तरफ। तो इस इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए अपन कंप्रेशन के केस में थोड़ा पास लगाते हैं, टेंशन केस में थोड़ा दूर लगाते हैं। बकलिंग के इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए बातें आपके समझ में आ गई होंगी। गेज और पिच, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। गेज, अब गेज कितना लेते हैं? तो गेज एकदम सेम होता है वैल्यू किसकी तरफ? पिच की तरफ। सेम एज पिच, जो वैल्यू आपने पिच के लिए पढ़ी वही होगी आपकी सेम गेज के लिए। सेम एज पिच, ठीक है, सेम एज पिच गेज के लिए हो गया। इंड क्या होता है आपका? दो चीज समझ में आ गई। इंड डिस्टेंस कितना कितना लेते हैं ये देखिएगा। अगला पॉइंट है आपका इंड डिस्टेंस, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, वीडियो नोट करके आप इसको बनाते रहिएगा अपने रफ में, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट है आपका इंड डिस्टेंस, ठीक है। इंड डिस्टेंस, इंड डिस्टेंस कितना लेते हैं अपन? इंड डिस्टेंस, ठीक है। इंड डिस्टेंस कितना लेते हैं? तो देखो दोस्त, मिनिमम इंड डिस्टेंस की बात करें पहले, मिनिमम कितना होना चाहिए आपका? मिनिमम इंड डिस्टेंस, तो ये लेते हैं अपन 1.5 डी। डी क्या है आपका? डायमीटर ऑफ होल है, जो अपन वहां पे पढ़ा था, डी डायमीटर ऑफ होल, ठीक है, होल का डायमीटर। ओके, इसके बाद मैक्सिमम पिच कितनी लेते हैं? ठीक है, ये तो बात होगी कब? होल का डायमीटर, ठीक है। और किस केस में आप 1.5 डी लेंगे? अगर आपने रिवेट को मशीन से कट किया है। कैसे? मशीन कट किया है यदि। तो अगर आपने हैंड से करी हुई है, हाथ से कट किया हुआ है, तो उस केस में आप मिनिमम पिच कितनी लोगे? 1.7 डी हैंड कट में, ठीक है। अगर मैंने आपने हाथ से आरी ब्लेड से चला चला काटा तो उस केस में आप 1.7 डी लेंगे, ठीक है। इसके बाद एज की बात करें, ठीक है, एज की अब चूंकि बोल रहा हूँ इसमें मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इनको मिनिमम ही प्रोवाइड करते हैं हमेशा। मैक्सिमम इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इनको हमेशा मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे इफेक्ट अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये मिनिमम प्रोवाइड कर दो तो सारे निगलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए अपन इनको मिनिमम ही प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू याद रखनी इंपॉर्टेंट है। एज की बात करूँ मैं, ठीक है, एज की मैं बात करूँ तो इसको लेना है अपने को सेम एज इंड, ठीक है। जैसा आपने इंड डिस्टेंस के लिए मिनिमम माना है वैसे इसके लिए भी लेना है सेम एज इंड, ठीक है। इंड डिस्टेंस सेम एकदम इंड डिस्टेंस की तरह। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करेंगे जॉइंट्स की। जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट दूरियाँ थी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दूरियाँ थी आप में की, आपके रिश्तों में भी, उनको हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा। जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? देखो दोस्त, जॉइंट जनरली अपन दो प्रकार से बना सकते हैं। एक होता है आपका लैप जॉइंट, दूसरा होता है आपका बट जॉइंट, ठीक है। पहला आपका लैप जॉइंट, दूसरा आपका बट जॉइंट। समझिएगा ध्यान से, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट के अंदर कुछ नहीं करना, एक मेंबर लेके आओ इधर से, दूसरा मेंबर लेके आओ इधर से, और इसको कर दीजिए आप ओवरलैप। एक के ऊपर एक रखा, रिवेट में होल किया, यहाँ पे आप होल करेंगे ऐसे, और एक रिवेट लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये आपने इस तरीके से करके रिवेटिंग लगा दी, ये आपका है लैप जॉइंट। आई बात समझ में? बट जॉइंट के अंदर क्या होता है? बट जॉइंट एक्चुअली दो प्रकार का होता है। बट जॉइंट भी आपका दो प्रकार का, पहला होता है आपका सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है, सिंगल कवर बट जॉइंट। दूसरा है आपका डबल कवर बट जॉइंट। दो प्रकार का होता है, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट क्या है समझिएगा। यहाँ से एक मेंबर आपका ये हो गया, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, बताओ मुझे, दिख तो रहा है। सिंगल कवर बट जॉइंट के अंदर एक मेंबर आपका ये हो गया, दूसरा मेंबर आपका ये हो गया। ऐसे आपको अब इसमें मेंबर की, दोनों मेंबर की लाइन ऑफ एक्शन सेम करनी है। जैसे मान लीजिए इसमें फोर्स आपका इधर लग रहा है, इसमें फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है ना भाई। इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे जा रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे जा रही है, दोनों की सेम नहीं है, दोनों के बीच एक गैप आ रहा है, ये दूरी आ रही है, ठीक है। ये रिश्तों में जो दूरी आ रही है, इनके फोर्स की दिशाओं में जो दूरी आ रही है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ जा रहा है, दूसरे वाले के यहाँ जा रहा है, दोनों में जो दूरी आ रही है इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो लैप जॉइंट के अंदर कुछ कुछ इसेंट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ जाती है। इस इसेंट्रिसिटी के कारण इसमें एक घूर्णन का इफेक्ट जनरेट हो जाता है भाई। यहाँ पे जैसे इसेंट्रिसिटी आई तो ये फोर्स अब इसको ऐसे डायरेक्शन में, और ये फोर्स आपको ऐसे डायरेक्शन में घुमाने लग जाएगा, एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है? बेंडिंग मोमेंट। और इस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिजाइन ही नहीं करते,
ये जो बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट आ रहा है, इसके लिए हम अपने मेंबर को डिजाइन नहीं करते हैं, हम अपन केवल इस एक्सटर्नल फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, हम इसके लिए डिजाइन नहीं करते। ओके, तो ये इसका क्या एक्चुअली में ड्रॉबैक है। इसी ड्रॉबैक को सुधारने के लिए बट जॉइंट को लाया गया और इसमें अपन ने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या कर दी, सेम कर दी। भाई अब यहाँ से फोर्स जाएगा ये और यहाँ से फोर्स की एक्शन आएगी, ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी। रिश्तों में समान दूरियां हो गई हैं, दूरियां नहीं रह गई हैं अब रिश्तों में, एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पे आ चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट कैसे भी हो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। मैं जैसे भी पढ़ाऊं आप अपनी भावनाओं से, अपने जज्बातों से इन्हें जोड़ के देखा करिए, समझ में जरूर आएगा। दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये पी हो गया, ये पी हो गया, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हमने सेम कर दी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब तो सेम कर दिया, अब इसमें आप जोड़ कैसे लगाओगे, रिवेटिंग कैसे करोगे? तो प्लेट लगाई जाती है, एक प्लेट आपने ऐसे ऊपर लगा दी, ठीक है, एक प्लेट दोनों में लगा दी, एक यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है, एक यहाँ पे किया और एक रिवेटिंग यहाँ पे कर दी। अब रिवेटिंग जरूरी नहीं कि एक ही करोगे, वो तो डिपेंड करता है कि आपका रिवेट वैल्यू कितनी आ रही है, उसके हिसाब से आप रिवेट की संख्या निकालोगे, ठीक है, उसके हिसाब से रिवेटिंग करोगे। जस्ट बता रहा हूँ, एक रिवेटिंग यहाँ पे कर दी। इस तरीके की ज्वाइंट को क्या बोलते हैं अपन? सिंगल कवर बट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं भाई? सिंगल कवर बट ज्वाइंट। एक ही तरफ कवर लगाया ना, ये आपका कवर है, क्या है? कवर है। कवर अगर एक तरफ लगाया तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट। मान लीजिए अब इसमें एक चीज घाटा है, अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये अब इसका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम हो गया, अब इसमें बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट तो जनरेट नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। बात सही है साहब, पर आप एक चीज बता दीजिए, क्या ये सिमेट्री है? आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट कट करो, क्या ये सिमेट्री है? नहीं है, तो एक प्रॉब्लम और जनरेट हो गई, मतलब अब सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है। तो अपने को सिमेट्री भी चाहिए सेक्शन के अंदर, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? एक काम करते हैं, एक मेंबर आपका ये हुआ, ठीक है, एक मेंबर आपका ये हुआ, दूसरा मेंबर आपका ये हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिमेट्री बनाने के लिए इसमें दोनों तरफ कवर लगा देते हैं अपन। ऊपर भी कवर लगा दो साहब, आप नीचे भी कवर लगा दो, ठीक है, नीचे भी कवर लगा दो। और यहाँ आपने एक रिफ्टिंग कर दी और दूसरी रिफ्टिंग आपने यहाँ कर दी। ओके, ये रिफ्टिंग आपने यहाँ कर दी और ये रिफ्टिंग आपने यहाँ कर दी, ठीक है, ऐसे। अब फोर्स आपका यहाँ पास दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी सेम, रिश्तों में दूरियां भी खत्म और सिमेट्री का भी कॉन्सेप्ट सही हो गया। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा स्थायी आपको कौन सा कनेक्शन होता है? डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है, मोस्ट इफिशियंट ज्वाइंट होता है आपका, ठीक है, मोस्ट इफिशियंट ज्वाइंट। ओके, लैप ज्वाइंट के अंदर क्या खासियत थी? लैप ज्वाइंट के अंदर एक एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा था, जिसके लिए हम लोग डिजाइन नहीं कर रहे थे। इसकी कुछ और भी होती है, कुछ और हानियां हैं, क्या क्या? जैसे अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, और हर चीज़ की हानि थोड़ी होती है, कुछ फायदे भी होते हैं। इसका एक फायदा भी है, इजी टू कास्ट, बनाने में बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 2 प्लेट को लाना, होल करना, डालना, खत्म कहानी। इसके अंदर आप 2 प्लेट रखोगे, फिर उनके लाइन ऑफ एक्शन सेम करोगे, देन थोड़ी बहुत इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो फ्री सेंट्रिसिटी आ जाएगी, मतलब आपको उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद कवर को देखना है, काफ़ी सारी पंचायत इसके अंदर। इसको बनाना बहुत आसान है, बनाना बहुत आसान है, इसलिए अनस्टेबल है। ड्रॉबैक है कि बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो कुल मिला के इसकी हानियां हैं, इसके ये फायदे हैं। बात आगे समझ में? मोस्ट इफिशिएंट ज्वाइंट कौन सा है आपका? डबल कवर बट ज्वाइंट। आगे बात समझ में नहीं आई? इसके अंदर एक चीज़ और है, रिवेट जो आपका सिंगल सीयर के अंदर रहता है। रिवेट किस में रहते हैं आपके? सिंगल सीयर के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिवेट किस जोड़ के अंदर, किस ज्वाइंट के अंदर सिंगल सीयर के अंदर रहते हैं? लैप ज्वाइंट के अंदर, ठीक है, लैप ज्वाइंट के अंदर। सिंगल कवर बट ज्वाइंट में भी सिंगल सीयर रहते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें डबल आ जाएगा। डबल कवर बट ज्वाइंट के अंदर डबल सीयर में आते हैं रिवेट, ठीक है। क्या है डबल सीयर बताते हैं? सिंगल सीयर के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? सिंगल सीयर के अंदर रहते हैं। इसके अंदर सिंगल सीयर में होगा आपका रिवेट। क्या है भाई आपका सिंगल सीयर? कुल मिला के बात ऐसी है, जैसे यहाँ पे आपका रिवेट है, ठीक है, ये रिवेट लगा हुआ है। मान लीजिए फोर्स में बहुत ज़्यादा खींच दूँ, इस प्लेट को इधर बहुत ज़्यादा खींच दूँ, तो रिवेट 2 पार्ट में कट जाएगा। कहाँ से कटेगा? यहाँ से 2 पार्ट में कट जाएगा। रिवेट जितने बार कटता है ना, मान लो मेंबर की फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, रिवेट जितने बार कटता है उसको बोलते हैं सीयरिंग। सीयरिंग मतलब ऐसे रिवेट है 2 पार्ट में कट जाए, तो ये कितनी पार्ट में कटेगा? एक ही बार में कटेगा, एक ही सीयर है ना इसके अंदर। इसकी बात करूँ तो अगर मान लो आप इस मेंबर को इधर खींच रहे हो, इस मेंबर को आप बहुत ज़्यादा इधर खींच रहे हो, तो ये भी एक ही पार्ट में कट होगा, मतलब एक ही बार कट होगा ना टोटल रिवेट। तो ये हो गया आपका सिंगल सीयर के अंदर। इसकी अगर मैं बात करूं, इस वाले रिवेट के अंदर मैं बात करूं, तो इसके अंदर टोटल अगर आप इस मेंबर को इधर बहुत खींच दो, इधर उसको भी खींच दो, फोर्स ज्यादा आ गया, तो ये मेंबर कितने पार्ट में कट जाएगा? आपका रिवेट कितने पार्ट में कट जाएगा? 2 पार्ट में। एक तो यहाँ से कट जाएगा और दूसरा आपका यहाँ से कट जाएगा, तो मतलब 2 बार में कट गया ना, इसलिए इसको डबल सीयर में। तो आपको एक बार और याद रखना है, डबल कवर बट ज्वाइंट के अंदर जो आपका रिवेट है वो आपका होता है डबल सीयर के अंदर, और सिंगल कवर बट जो है लैप ज्वाइंट के अंदर, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में भी आपका रिवेट सिंगल सीयर के अंदर रहता है और इसके अंदर आपका सिंगल सीयर के अंदर। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है दोस्त? आई कि नहीं आई?
नहीं आई तो समझो यार क्यों नहीं आ रही भाई, प्रॉब्लम कुछ साइकोलॉजी का है? दिमाग उमाग कहाँ रखे हो? हाँ, नहीं कि देखो देना हमेशा दिल चाहिए, ठीक है, दिमाग मत दिया करो, समझ रहे हो कि नहीं माना कि भाई दे दिया हो दिल किसी और को, बट दिमाग तो अपने पास रखो ना, ये समझना सारे दिमाग से है, तो दिमाग यहाँ लगाओ, फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर बताओ, ठीक है, बस इतने यही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं मज़ेदार वाली। आई थिंक यहाँ तक आपके समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो गलती आपकी है फिर, है ना, मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अच्छे समझाया है कि नहीं। लगाओ भाई दिमाग लगाओ। हाँ, कुछ नहीं रखा मोहब्बत की राहों में, कुछ नहीं रखा मोहब्बत की राहों में, नहीं मिलता सुकून महबूबा की बाहों में, नहीं मिलता सुकून महबूबा की बाहों में। और कैरियर बनाने का यही टाइम मेरे दोस्त, कैरियर बनाने का यही टाइम है मेरे दोस्त, नहीं भटकते रह जाओगे सारी ज़िंदगी गली गली राहों में। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। क्या है एक्चुअली, नहीं आया, चलो देखो क्या है। यहाँ पे बात कर रहे थे अपन फेलियर मैकेनिज्म की, यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं आपको शायरी शेरो शायरी मजाक सब कुछ कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें याद रख सके इसलिए, ठीक है। सीरियसली मत लीजिए, सीरियसली इसे लीजिए, ठीक है, पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका पॉइंट फेलियर मैकेनिज्म। क्या है फेलियर मैकेनिज्म? किस तरीके से फेलियर हो सकता है आपके कनेक्शन के अंदर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखो आपकी यार रिविट 2-3 तरीके से फेल हो सकती है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। मुझे एक बात बताओ दोस्त, आपका कनेक्शन किन 2 चीज़ों से मिलकर बना है? आप बताओ ना मुझे, किन 2 चीज़ों से? पहला तो आपका क्या था, आपने 2 प्लेट लगाई है, ऊपर एक प्लेट को रखा है, एक रिविट लगा दिया। किसी भी कनेक्शन में प्लेट और रिविट के अलावा कुछ है क्या? नहीं। तो या तो फेल होगा तो प्लेट, या तो फेल होगी तो रिविट। तो आपका फेलियर मैकेनिज्म 2 चीज़ों पर बेस्ड है, या तो फेलियर ऑफ रिविट पर और फेलियर ऑफ प्लेट के अंदर, ठीक है। अब रिविट में फेलियर 2 तरीके से हो सकता है। किसके अंदर? रिविट में फेलियर ऑफ रिविट, ठीक है। रिविट में आपका फेलियर 2 तरीके से हो सकता है। पहला किस में होगा? रिविट आपकी 2 तरीके से फेल हो सकती है, रिविट आपकी 2 तरीके से फेल हो सकती है। इन सीयरिंग के अंदर अगर रिविट फेल हो जाए, और दूसरा इन बियरिंग, ओके, बियरिंग के अंदर फेल हो जाए। सीयरिंग के अंदर फेल हो जाए, सीयरिंग का मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन 2 और मोर 2 पार्ट, और 2 से अधिक पार्टों में भी, और मोर 2 पार्ट्स, और मोर 2 पार्ट्स। मोर 2 पार्ट्स का मतलब क्या है? 2 से ज़्यादा तो नहीं होगी, ऐसे लिखो इसको, डिवाइड इन इक्वल टू 2 पार्ट और मोर 2 पार्ट्स, और सही है मोर 2 पार्ट्स। भाई डबल कवर बट जॉइंट में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब कुल मिला के रिविट आपकी कट जानी चाहिए। 2 पार्ट में हो रही तो इसको अपन लेफ्ट जॉइंट के अंदर बोल देते हैं, सिंगल सीयर वाला केस। अगर 2 से अधिक पार्ट में, जैसे 3 पार्ट में रिविट डिवाइड हो गई, एक थी अब 3 बन गई, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? डबल कवर से, डबल सीयरिंग के अंदर है, या डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। बीयरिंग के अंदर क्या होता है एक्चुअली, जैसे आपका रिविट बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा इस तरीके का है, ठीक है। इसकी जो बाहरी परत है एकदम प्लेन है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू फेलियर ऑफ बीयरिंग इसमें क्या हो जाए, ये इलिप्टिकल हो जाए, ठीक है। ये कैसा हो जाए आपका? इलिप्टिकल हो जाए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इलिप्टिकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ये रिविट है आपका, ये इसका हेड है, ऐसा हो जाए, ऐसे कुछ, मतलब इधर उधर मुड़ जाए, लचक फचक जाए, ठीक है। ये हो गया आपका फेलियर, बीयरिंग फेलियर मानते हैं इसको। 2 तरीके से आपका रिविट फेल हो सकता है, ठीक है, 2 तरीके से आपका रिविट फेल हो सकता है। प्लेट में फेलियर कैसे हो सकता है भाई आपका? पहली चीज़ आपको समझ में आया कि रिविट में 2 ही प्रकार का फेलियर होता है। प्लेट के अंदर कैसे फेलियर होगा समझिएगा, ठीक है, प्लेट के अंदर कैसे फेलियर हो सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, ठीक है, प्लेट के अंदर कैसे आपका फेलियर हो सकता है। जस्ट वेट, मैं थोड़ा मार्कर में डाल दूँ। ओके, तो फेलियर ऑफ प्लेट की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, फेलियर ऑफ प्लेट की, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका फेलियर ऑफ प्लेट, ठीक है, फेलियर ऑफ प्लेट। देखो दोस्त, फेलियर समझ में आ रहा है आपको? ये फेलियर है, ठीक है, ओके। फेलियर ऑफ प्लेट, देखो प्लेट के अंदर 3-4 प्रकार से फेल हो सकते हैं। पहली चीज़ आपकी प्लेट सीयरिंग में फेल हो सकती है, इन टीयरिंग, ओके। पहली चीज़ इसकी किस में फेल हो सकती है? टीयरिंग के अंदर, ये लिखा हुआ आपका टीयरिंग, ओके, टीयरिंग में कैसे फेल होगी फिर? जैसे मान लेता हूँ आपकी एक प्लेट है, ठीक है, आपकी ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये 2 रिविट है। अब क्या हो एक्चुअली इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या हो, प्लेट आपकी यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे फट जाए, फट के अलग हो जाए, तो इसको बोलते हैं टीयरिंग फेलियर। तो पहले तो टीयरिंग में हो सकती है, दूसरा आपका इन बियरिंग में हो सकती है। किस में अंदर? बियरिंग के अंदर। बियरिंग के अंदर कैसे होती है आपकी प्लेट? जैसे मान लेता हूँ आपकी ये प्लेट है, समझते जाइएगा फटाफट, कुछ नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। माइंड में याद रखना है किस तरह का फेलियर होता है। इधर का मान लो आपका पी का फोर्स लग रहा है, ये पी का, इसमें भी मान लो ऐसे पी का फोर्स लगेगा तभी फटेगी, ठीक है। जब तक बल नहीं लगेगा तब तक फटेगी थोड़ी। तो ये आपका मान लो ये है, ठीक है। ऐसे 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 करके यहाँ से, मतलब यहाँ से पूरी ऐसे प्लेट फटे, फिर यहाँ से फटे, ऐसे फटते फटते इस तरीके का जो फेलियर हो, ठीक है, मतलब ऐसे प्लेट छीना टाइप की जाए, ठीक है, ऐसे फटते फटते डिस्टॉर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं अपन बियरिंग फेलियर। ड्राइंग से आप समझ जाएंगे। तीसरा आपका क्या होता है बियरिंग के बाद, इन सीयरिंग फेलियर। सीयरिंग फेलियर, सीयरिंग के कारण भी फेल हो सकती है। सीयरिंग कारण कैसे फेल होगी दोस्त, देखो सीयरिंग के कारण होगी, मान लो आपकी ये प्लेट है, ऊपर थोड़ा सा बनाओ क्या, चलो ऊपर लिखते हैं इसको, यहाँ पे नहीं आ रहा, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपका सीयरिंग फेलियर। सीयरिंग फेलियर, देखो सीयरिंग फेलियर के अंदर क्या होता है, मान लो आपका एक मेंबर है, ठीक है, ये मान लो आपका एक मेंबर है, मान लिया, ये आपका दूसरा मेंबर है, ठीक है, ये भी आपने मान लिया भाई, ये आपके रिवेट लगे हुए हैं, मान लो ये आपका रिवेट लगा हुआ है, तो ये रिवेट के जितना एरिया, इतना पार्ट यहाँ से निकल के भाग जाए, ठीक है, यहाँ से गायब हो जाए इतना पार्ट, ठीक है, रिवेट के एरिया से निकल भाग जाए, रिवेट वहाँ से निकल जाए, इतना पार्ट हट जाए, तो इसको बोलते हैं अपन इस तरीके का फेलियर हो जाए, ठीक है, इस तरीके का यहाँ से निकल जाए, तो इसको बोलते हैं अपन सीयरिंग फेलियर। चौथा फेलियर होता है आपका स्प्लिट फेलियर, ठीक है। चौथा फेलियर क्या होता है आपका स्प्लिट फेलियर, ठीक है। चौथा होता है आपका स्प्लिट फेलियर। स्प्लिट फेलियर क्या होता है दोस्त, देखो स्प्लिट फेलियर के अंदर, स्प्लिट फेलियर के अंदर स्प्लिट हो जाए आपकी प्लेट, फट के डिवाइड हो जाए, निकल जाए, उसको बोलते हैं अपन स्प्लिट फेलियर। फॉर एग्जांपल आपकी ये लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी लगी हुई है, अब जो प्लेट आपकी ये वाली प्लेट कहाँ तक आई हुई है, यहाँ तक आई हुई ना, अब ये प्लेट यहाँ से डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये प्लेट आपकी यहाँ से डिवाइड हो जाए एक्चुअली, ठीक है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ओके, इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से, मतलब ये प्लेट फट के आपकी इस तरह हो गई, ये प्लेट ऐसे पहले ऐसे थी, पहले ये जुड़ी हुई थी, अभी फट के ऐसे हो गई है, तो ये हो गया आपका कौन सा फेलियर, स्प्लिट फेलियर, ओके, स्प्लिट फेलियर। अब देखो इसमें जो आपका पहला फेलियर है ना, पहला वाला कौन सा फेलियर है आपका टीयरिंग फेलियर। टीयरिंग फेलियर को छोड़ करके, टीयरिंग फेलियर को छोड़ करके आपके जो नीचे तीनों फेलियर, जैसे आपका सीयरिंग फेलियर, स्प्लिट फेलियर और इससे पहले बियरिंग फेलियर, इन तीनों फेलियर को, मतलब कौन कौन सा, पहला होता है आपका सीयरिंग फेलियर, सीयरिंग, दूसरा आपका बियरिंग और तीसरा आपका स्प्लिट। इन तीनों फेलियर को अपन ओवरकम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, कैसे, बाई प्रोवाइडिंग, ठीक है, बाई प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इंड डिस्टेंस, ठीक है, सफिशिएंट इंड डिस्टेंस। इंड डिस्टेंस किसको बोलते हैं, लास्ट रिवेट के सेंटर से, मतलब अगर आप ये डिस्टेंस मैक्सिमम प्रोवाइड कर देते हो, इसको बोलते हैं अपन इंड डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस आप सफिशिएंट प्रोवाइड कर देते हो जितना चाहिए, कम से कम मिनिमम 1.5D, तो फिर ये आपका फेलियर नहीं होगा, ये यहीं से डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह का अगर आप प्रोवाइड कर दे रहे हो तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। तो अपने को अब डिजाइन किसके लिए करना है, तो रिवेट के फेलियर में केवल दो चीज़ों के लिए डिजाइन करना है, सीयरिंग फेलियर और बेयरिंग फेलियर के लिए। प्लेट फेलियर में केवल एक के लिए डिजाइन करते हैं अपन, किसके लिए, टीयरिंग फेलियर के लिए। बाकी जो तीन है उसको अपन मिनिमम या सफिशिएंट इंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके रिड्यूस कर देते हैं। बात आ गई समझ में आपके, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है आपका, अच्छा इसके बाद आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। किसी जॉइंट की स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे, मान लो आपके पास जॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई कनेक्शन दिया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी, ठीक है, स्ट्रेंथ किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हेडिंग डालेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। आपसे पूछा जा सकता है, आपको कोई प्लेट कनेक्शन दे दिया, आपसे पूछ ले भाई स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगी, किसी कनेक्शन की स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होती है, तो ये होती है आपकी मिनिमम ऑफ PS PB एंड PT, ठीक है। अब PS PB क्या है आपके भाई, PS है आपका सीयरिंग स्ट्रेंथ, मतलब सीयरिंग में कितनी स्ट्रेंथ है कनेक्शन की, PB आपका बियरिंग स्ट्रेंथ और आपका PT क्या है, टीयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब तीन चीज़ों को डिजाइन करते हैं, तीनों को वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दोनों में जो तीनों के अंदर जो मिनिमम होगी उसको अपन ले लेते हैं। मिनिमम वाले क्यों लिया, क्योंकि यदि आपने मिनिमम वाले को ले लिया तो इससे अधिक वाला तो उसकी ज्यादा ही स्ट्रेंथ है ना, तो वो तो बच ही जाएगा। आपने अगर सीयरिंग में बचा लिया तो फिर उससे तो अधिक ही है बियरिंग और टीयरिंग, तो बच ही जाएगा, तो इसलिए अपन मिनिमम को लेते हैं, ठीक है, इसलिए अपन मिनिमम को लेते हैं। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ये तीनों होती हैं आपकी। अब इन तीनों मिनिमम, इनकी वैल्यू निकालनी कैसे, देखो जो सीयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, सीयरिंग हमेशा होती है क्रॉस सेक्शन के राउंड। जैसे मान लेता हूँ आपका अगर यदि रिविट है, ठीक है, ये आपका अगर रिविट है तो ये आपका इसका क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे सीयर हमेशा क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगता है, ठीक है। इसकी वैल्यू अब से, ठीक है, कहाँ लगता है हमेशा क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ऐसे मान लो
ये है, तो हमेशा सीरिंग कहाँ लगेगी, इस क्रॉस सेक्शन पे। मान लो इसका डायमीटर कितना है, डी है, ठीक है, डायमीटर कितना है इसका, डी है। तो एक बात बताइए, आपको सीरिंग स्ट्रेस पता होगा, एफ एस की वैल्यू दी होगी, एफ एस दी होगी। अगर आप इस एफ एस को इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या इसकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो एफ एस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है सर्कुलर का, पाई/4 इंटू का डी स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसकी सीरिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। एफ एस की वैल्यू लिमिट स्टेट मेथड के लिए जनरली लेते हैं 100 MPa, और इसको कैलकुलेट करने ये सॉरी WSM के लिए अंदर लेते हैं अपन कितना, 100 MPa। लिमिट स्टेट के अंदर इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा, लिमिट स्टेट के अंदर, ठीक है, दो मेथड याद रखने हैं। पहला आपका FU आउट ऑफ √3 इंटू का 1.25, √3 इंटू का 1.25 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके अंदर, LSM के अंदर। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा कौन सा तरीका निकालने का, एक दूसरा फार्मूला भी है, इसको मैं अगर फर्स्ट फार्मूला देता हूँ, दूसरा ये वाला कौन सा आपका, दूसरा आपका FY आउट ऑफ √3 इंटू का 1.1। FU क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जैसे 420 होती है किसकी, माइल्ड स्टील की। FY क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ, जैसे 250 होती है माइल्ड स्टील की, वो आपको लेनी है, √3 आउट ऑफ 1.1, ठीक है। तो ये हो गई आपकी किसकी, आप यहाँ से LSM मेथड से, LSM से आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, FS की वैल्यू, ठीक है। FS की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ओके। FS की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो ये दोनों समीकरणों से, लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। WSM के अंदर अपन डायरेक्टली 100 MPa ले लेते हैं। अब बात आपकी समझ में यहाँ तक आ गई होगी। इसके बाद बात करने वाले अपन PB की, इसको नोट कर लो फटाफट। PB क्या होता है आपका, बेरिंग स्ट्रेंथ। इसको मैं रेज कर दूँ, कर लिया नोट, जल्दी किया करो यार, वीडियो को रोक के कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके हाथ में तो बटन है, आपके हाथ में तो कंट्रोल है, ठीक है, आप रोक सकते हो वीडियो को। PB क्या होता है, बेरिंग स्ट्रेंथ। देखो दोस्त, बेरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे बेरिंग मतलब, बेरिंग में अपन ने पढ़ा ना, किसकी जो इलिप्टिकल हो जाती है उसको बोलते हैं बेरिंग फेलियर। वैसे बेरिंग के अंदर क्या लेते हैं कि बेरिंग हमेशा जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके एक सरफेस पे। अब आपका ये गोल गोल होता है, लेकिन अगर अपन इसका प्रोजेक्टर देखें, चूंकि ये गोल गोल, लेकिन अगर इसका प्रोजेक्टर देखें तो थोड़ा सा बनाता हूँ मैं गोल गोल करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आपका डिबेट होती है ना, ऐसे। अब यहाँ पे ऐसे लोडिंग लग रही है, ठीक है, यहाँ पे लोडिंग लग रही है, तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है कुछ ऐसा मिलता है अपने को, ऐसे, मतलब एक्चुअली में ऐसे लग रही है फोर्स, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है आपका फोर्स, ओके। तो यहाँ पे यदि आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, तो इसका एरिया मान लेते हैं कि, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, D है, और इसकी टोटल ये हाइट आपकी T है, ठीक है, मान लेता हूँ T है, ठीक है, T है, ये आपका क्या हो गया, T है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, D कितना हो जाएगा आपका, D आपके दिया हुआ T हो गई, तो आपका बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि PB कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका FB बेरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस में अगर एरिया का मल्टीप्लाई कर तो फोर्स मतलब स्ट्रेंथ, तो FB आपको पता है, FB आपकी वैल्यू पता होगी, इनटू D और इनटू का T, क्योंकि अब यहाँ पास जो है आपका T, अपन ये वाली हाइट ले रहे हैं, T आपकी ये है। अब ये T एक्चुअली किसकी प्लेट थिकनेस ले लेते हैं, प्लेट की, क्योंकि आपका जो है पूरा रिवीट होता है किसके अंदर घुसा होता है, प्लेट के अंदर ना, तो T मिनिमम ले लेते हैं एक्चुअली अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करने के लिए। T क्या ले लेते हैं अपन यहाँ पास, मिनिमम। भाई आप मिनिमम मान लोगे तो स्ट्रेंथ कम आएगी, मतलब आप अपने स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अपन वैसे भी अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, यहाँ रियल लाइफ में भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ में भी कर सकते हो, समझाएंगे फिर कैसे करना है, अभी तो यहाँ समझ लो। PB बराबर क्या हो गया, FB D इंटू T मिनिमम, याद रखना है, यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हो। आगे बात समझ में नहीं आई, पहले मुझे बताओ, आ गई होगी। PB निकाल लिया, PB की FB की वैल्यू कितनी होगी बताइए, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली 300 लेनी है, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। माइल्ड स्टील के केस में, माइल्ड स्टील ही यूज करते हैं जनरली। यहाँ कितनी लेनी, नहीं दिख रहा क्या आपको, ओके, मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, चलो। FB की वैल्यू कितनी होती है भाई, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, याद रखना इसको, ठीक है, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला पॉइंट है आपका टीयरिंग स्ट्रेंथ। टीयरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है आपको, आपसे पूछा जा सकता है 4 नंबर क्वेश्चन में, सब कुछ दे देगा, पूछ देगा भाई बताओ रिविट की जॉइंट रिविट की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, रिविट के सॉरी इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है, तो आपको बताना पड़ेगा, PB PT सब कुछ निकालना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं अपन PT की, या कि टीयरिंग स्ट्रेंथ की। टीयरिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, देखो टीयरिंग स्ट्रेंथ आपकी जनरली क्या होती है, जैसे मान लेता हूँ आपकी ये प्लेट, ठीक है, आपकी ये प्लेट, 2 रिविट लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोडिंग लग रही है। इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, ये आपकी विड्थ है प्लेट की B, और इस प्लेट की जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है, T है, थिकनेस कितनी है, T है, और आपका जो इधर लोडिंग लग रही है P लग रही है, ठीक है, P, ठीक है, लोडिंग क्या लग रही है आपकी, P लग रही है, ओके, ठीक है भैया। तो आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, PT क्या होगा आपका,
पीटी होगा टोटल बी में से कितने रिबिट फंस रहे हैं, टोटल बी में से कितने रिबिट का डायमीटर माइनस करेंगे, 2 रिबिट है भैया। अब इसमें भी आपको क्रिटिकल सेक्शन फाइंड करना पड़ता है कि सबसे क्रिटिकल कौन है, जो सबसे ज़्यादा पहले फेल हो रहा है उसको इसमें कंसीडर करते हैं। वो कैसे कंसीडर करते हैं वो अपन बताएंगे अभी, पर अब ये समझ लीजिए 2 रिबिट है ना, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस का 2 इंटू का डी, बी माइनस 2 इंटू डी, टोटल बिट्स मिल गई, बची हुई बिट्स मिल गई, इंटू का थिकनेस इंटू का टी, मतलब जो आपका नॉमिनल जो आपका क्रॉस सेक्शन इसका डायमीटर माइनस करने के बाद बचा उसको ले ले, बी माइनस टी इंटू का टी, और इंटू का, ठीक है, इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एरिया हो गया, इतना तो आपको क्या मिल गया एरिया, इंटू स्ट्रेस से, स्ट्रेस इसमें कौन सा है, फोर्स कैसा लग रहा है, टेंसाइल नेचर का, ठीक है, टीयरिंग हमेशा टेंसाइल नेचर का आती है भैया। अब ये खींचोगे तभी तो ये प्लेट फटेगी ना, दबाओगे तो कैसे फटेगी, नहीं फटेगी, तो क्या कैसे किसके कारण होती है, हमेशा टेंसाइल फोर्स के कारण। तो टेंसाइल फोर्स का अपन इसमें ले लेते हैं क्या, सिग्मा 80, और इस सिग्मा 80 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, आपने इसको पढ़ा होगा समय चैप्टर फर्स्ट के अंदर मैंने बताया था 0.6 F/, और F/, 0.6 F/, लेते हैं सिग्मा 80 की वैल्यू को, ठीक है। एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है 0.6 F/, बताया था फर्स्ट चैप्टर में, और F/, क्या होता है आपका 250 न्यूटन पर mm² या 250 MPa, ठीक है। तो ये हो गई, तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह करके आप PT निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरह करके आप PT निकाल सकते हो। जितने इसमें देखो मैंने 2D किया तो आप हर बार 2D मत करना, जितने रिबिट क्यों होंगे, जितने रिबिट लगे होंगे उतने रिबिट माइनस करने, उतने के डायमीटर माइनस करने। आपने एक्चुअली जो शेष बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ एरिया उसको लेना है, क्योंकि यहाँ पास तो होल है, यहाँ पास तो प्लेट नहीं है, जिसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। अपन तो प्लेट की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पास तो प्लेट नहीं है, इसलिए अपन ने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसलिए बी माइनस 2D इंटू का टी इंटू का सिग्मा 80। ओके दोस्त, तो इस तरह करके आपने तीनों निकाल दिए, तीनों में से जो मिनिमम होगा वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। आगे बात समझ में, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गई तो फिर उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। कुछ वैल्यूज आपको और याद रखनी है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज और आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, लिख लीजिए, एक टेबल बनाइए, फटाफट लिख देता हूँ मैं, नोट करिए, टेबल बना के लिख दे रहा हूँ मैं, नोट करिए। ये जितनी चीज़ें मैंने लिखाई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टली आपके 2 नंबर 4 नंबर के पेपर में इससे बाहर कुछ आएगा नहीं यार, क्योंकि इससे बाहर तो कुछ है भी नहीं, ठीक है, इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं सारा कुछ तो पढ़ा दे रहा हूँ आपको, तो इससे तो बाहर चांस ही नहीं आने का। सॉफ्ट रिफ्टिंग के केस में, ठीक है, आप अगर सॉफ्ट रिफ्टिंग के केस में कर रहे हो तो इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है वो आप डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट रिफ्टिंग, सॉफ्ट के अंदर अगर रिफ्टिंग कर रहे हो तो, अगर फील्ड में कर रहे हो तो फिर इनकी वैल्यू को 10% कम कर देना, ठीक है। जो वैल्यू लिखाऊंगा, यदि उसमें दिया है कि फील्ड रिफ्टिंग, फील्ड में रिफ्टिंग कर रहे हो तो जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखाऊंगा उनको 10% कम करके ले लेना, ठीक है, बस इतना से याद रखना है। तो इसमें अपन बनाएंगे 3 कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और 3 कॉलम के अंदर पहली चीज़ यहाँ लिखेंगे एक्सियल टेंशन, फिर यहाँ पास है शियरिंग, और यहाँ पास है आपका बियरिंग। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है देखिए आप, पहली चीज़ के अंदर भी 2 चीज़ें दी हुई है एक्चुअली, हैंड ड्रिवन, ठीक है, अगर हाथ से कर रहे हो, इसके बाद मशीन ड्रिवन, सॉरी पावर ड्रिवन और हैंड ड्रिवन, ओके। पावर ड्रिवन अगर आप जो कर रहे हो रिफ्टिंग वो पावर मतलब मशीन के थ्रू कर रहे हो या कि हैंड से हथौड़े से पीट के कर रहे हो, ठीक है, तो हैंड ड्रिवन। दोनों के केस में स्ट्रेंथ जो है अलग अलग होती है, ठीक है। तो देखिए पहले ये एक्चुअली गलत लिख गया थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं इधर। यहाँ पे आ गया आपका एक्सियल, यहाँ पे आ गई आपकी शियरिंग, और यहाँ पे आ गई आपकी बियरिंग, ठीक है, ये हो गई आपकी बियरिंग, ओके। अब देखो एक्सियल टेंशन की वैल्यू सॉफ्ट रिफ्टिंग के केस में पावर ड्रिवन के अंदर होती है 100, जो अपन वहाँ पे लिखी, इसके अंदर होती है 80, ये होता है आपका कितना 100, ये होता है आपका 80, और ये है आपका 300, और ये है आपका 250। अगर केस आपको देख लेना, अगर बोले कि सॉफ्ट रिफ्टिंग है लेकिन हैंड ड्रिवन है, सॉफ्ट रिफ्टिंग हैंड ड्रिवन, तो बियरिंग की वैल्यू 250 यूज करनी है। क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछता है कैसे कैसे होगा, अलग अलग केस देके पूछ सकता है आपसे कि शियरिंग के अंदर हैंड ड्रिवन, सॉफ्ट रिफ्टिंग हैंड ड्रिवन, शियरिंग की वैल्यू कितनी होगी 80 होगी। मान लो आप ये फील्ड रिफ्टिंग, ये तो सॉफ्ट है, अगर मान लो फील्ड के अंदर कर रहे हो, ठीक है, फील्ड रिफ्टिंग है, तो क्या करोगे लेसर 10 देन, ठीक है, लेसर 10%, ठीक है, जो वैल्यू दी हुई इनको 10% और कम कर दो, 10% और कम कर दो, जो बचेगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। और क्या है इसके अंदर एक्चुअली, बस कुछ नहीं, 10 मिनट का लेक्चर है। इसके बाद आपका पूछा जा सकता है टेक रिफ्टिंग, ठीक है, टेक रिफ्टिंग के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इतना चीज़ लिख ली हो तो आगे देखते हैं। टेक रिफ्टिंग क्या होती है एक्चुअली, बताओ दोस्त, टेक रिफ्टिंग क्या होती है, बताओ क्या होती है भाई टेक रिफ्टिंग। देखो होती क्या एक्चुअली, जैसे मान लो आप कोई कनेक्शन बना रहे हो, ये मान लो आपका एक मेंबर है, ठीक है, ये आपका दूसरा मेंबर है, और ये आपका
आपने कोई गसट प्लेट लगाई हुई है, ठीक है, ये आपने कोई गसट प्लेट लगाई, यहाँ पे आप कनेक्शन बना रहे हो। अब मान लो ये जो आपका मेंबर है, यहाँ पे आपने ऐसे कुछ कुछ करके कनेक्शन वक्शन रिविटिंग विपिटिंग करी हुई है, ठीक है, कनेक्शन आपको बनाया हुआ है। आपका ये मेंबर है, अब आपको इस मेंबर को थोड़ा सा और आगे एक्सीड करना है, थोड़ा और आगे एक्सीड करना है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, अब मान लो आपका स्टील मेंबर यहीं तक है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पास क्या करते हैं अपन, एक मेंबर को और लाते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों मेंबर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पास भी एक रिविटिंग करी जाती है ऐसे करके, इसको बोलते हैं अपन टेक रिविटिंग। क्या बोलते हैं भाई, टेक रिविटिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेक रिविटिंग। इसके कुछ क्राइटेरिया जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है जो याद रखने हैं। कौन कौन से, जैसे इसके लिए मैक्सिमम पिच कितना लेंगे, जो आप रिविटिंग लगा रहे हो कितनी कितनी दूरी के अंदर लगाओगे, तो मैक्सिमम पिच कितना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैक्सिमम पिच लेते हैं अपन 32T और 300। याद रखना क्या, 32T और 300 दोनों में जो मिनिमम होगा, 32T और 300 दोनों में जो मिनिमम होगा उसको लेंगे अपन टी रिविटिंग के अंदर मैक्सिमम पिच, ठीक है, मैक्सिमम पिच। और टी की वैल्यू कितनी है, टी क्या होता है आपका, टी होता है आपका थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है, टी आपका थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ओके। और ये जो आपका मैक्सिमम पिच है दोनों के केस में, ठीक है, बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन, ये बस याद रखना है कि पूछ लेता है टेक रिविटिंग के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। टेक रिविटिंग के अंदर मैक्सिमम पिच की वैल्यू कितनी होती है, एक ही बार पूछा है, याद रखिएगा, कुछ नहीं, बस दो चीज़ें की तो लाइन है। एजम्पशन ऑफ रिविटिंग कनेक्शन, एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है रिविटिंग कनेक्शन के अंदर, इससे बाहर फिर कुछ नहीं आएगा आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न से, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है आपका, इससे क्या है, पहला एजम्पशन ऑफ रिविटिंग कनेक्शन। एजम्पशन क्या क्या है रिविटिंग कनेक्शन के, ऑप्शन में दे सकता है कि टीच ऑफ एजम्पशन ऑफ रिविटिंग कनेक्शन ऐसा नो ऐसे करके। तो देखिएगा एजम्पशन, एजम्पशन अभिकल्पनाएं बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, एजम्पशन ऑफ रिविटिंग कनेक्शन, ठीक है, एजम्पशन ऑफ रिविटिंग कनेक्शन। देखो क्या होता है एक्चुअली, पहला क्या आपका फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज निगलेक्टेड, दो प्लेटों के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको निगलेक्ट कर लेते हैं, पहले से अपन मान के चलते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन बोथ, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज निगलेक्टेड, इज निगलेक्टेड। दूसरा क्या है आपका, हॉट रिविटिंग इज लीड्स टू ग्रिपिंग ऑफ प्लेट, हॉट रिविटिंग, हमेशा हॉट रिविटिंग की जाती है प्लेट को ग्रिप करने के लिए, आराम से उसको पकड़ ले, क्योंकि जब गर्म होता है तो थोड़ा सा मतलब पकड़ ज़्यादा बनती है, इसलिए बोलते हैं ग्रिपिंग के लिए। हॉट रिविटिंग इज डन फॉर ग्रिपिंग ऑफ प्लेट, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, शियर स्ट्रेस यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लिविट, मान लेते हैं भाई कि इसमें शियर स्ट्रेस जो अपन मानते हैं वो ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल, ठीक है, शियर इज यूनिफॉर्म बोलो तो, ठीक है, कैसे, इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिविट, ठीक है, पूरे रिविट के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ये कहना चाहता है, ठीक है। अगला है आपका क्या, अगला है आपका टियरिंग स्ट्रेस वेरिएशन, ठीक है, टियरिंग स्ट्रेस वेरिएशन भी यूनिफॉर्म होगा, टियरिंग स्ट्रेस वेरिएशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अगला पॉइंट आपका ये हो गया। लास्ट है आपका ऑल रिविट शेयर आर इक्वल लोडेड, ठीक है, ऑल रिविट्स शेयर आर इक्वल लोड, जितने रिविट लगाए हैं सब इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए लोड 60 का आ रहा है और आपने 6 रिविट लगाए हैं तो हर रिविट के ऊपर कितना गया, 10 किलो न्यूटन का। लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली, एक होता है बटनिंग का इफेक्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक होता है बटनिंग का इफेक्ट। बटनिंग का इफेक्ट मतलब यदि आपने कोई कनेक्शन बनाया है मान लो ऐसा, और आपने दूसरा कनेक्शन बनाया है ऐसा, और आपने ये रिविट लगाया, ये रिविट लगाया, ये रिविट लगाया, ये रिविट लगाया, ये मान लो 6 रिविट आपने इसके अंदर लगा दिए, तो जो ज़्यादा लोड लेगा वो किनारे वाला रिविट लेता है, ठीक है। ये किनारे वाला लोड ज़्यादा रिविट लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोड किनारे वाले लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, इक्वल लोडिंग, अपनी सुविधा के लिए भाई, अपने डिजाइन करना कैसे कैसे अलग अलग करेंगे, अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं अलग अलग इक्वल ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा जो किनारे वाला होता है वो ज़्यादा लेता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बटनिंग इफेक्ट। नॉट, आपको बस याद रखना है। बाकी एजम्पशन हम लोगों ने क्या मान रखा है कि सभी क्या करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे, ठीक है, सभी क्या शेयर करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे, ओके। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है भाई, देखो
इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है भाई? ग्रिप लेंथ। ग्रिप लेंथ आपने ओवरलैपिंग जॉइंट के लिए देखा, ये बेसिकली ओवरलैप के लिए, सॉरी लैप जॉइंट के लिए, ठीक है, किसके लिए? लैप जॉइंट के लिए। जैसे मान लेता हूँ ये आपके इधर फोर्स लग रहा है, ये आपके इधर फोर्स लग रहा है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये आपकी क्या होती है? एक्स होती है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या होती है? एक्स होती है, जिसको सेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये आपकी क्या है भाई? ये इसको बोलते हैं अपन ग्रिप लेंथ। क्या बोलते हैं? ग्रिप लेंथ। दोनों प्लेटों की थिकनेस मिला के और कहलाती है आपकी ग्रिप लेंथ कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है? ओवरलैप लेंथ। ओवरलैप लेंथ, ठीक है, ओवरलैप लेंथ। अब देखो दोनों के बीच जो इसेंट्रिसिटी एक्स है, ठीक है, दोनों के बीच जो इसेंट्रिसिटी एक्स है, इसके कारण बेंडिंग मोमेंट आता है लैप जॉइंट के अंदर। अब ये बेंडिंग मोमेंट को अपन मान लीजिए लैप जॉइंट ही बना रहे हैं, मान लो हर जगह अपन बट जॉइंट नहीं, क्योंकि बट जॉइंट थोड़ा सा कॉस्टली होता है और डिफिकल्ट होता है बनाना, तो हर जगह अपन नहीं बना सकते। तो अगर मान लो अपन लैप जॉइंट ही बना रहे हैं, तो क्या उसके अंदर अपन बेंडिंग मोमेंट के इफेक्ट को किस प्रकार से रजिस्ट कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के इफेक्ट को किस प्रकार से रजिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको समझिए बात को, ठीक है। यदि मान लीजिए आपका, ठीक है, यदि मान लेते हैं आपका जो आपका एक ग्रिप लेंथ है एल जी, इसको डिनोट करते हैं किससे? एल जी से, ग्रिप लेंथ। यदि मान लीजिए आपकी जो ग्रिप लेंथ है एल जी, ये शुड बी लेस देन है 6d से। 6d क्या है आपका? डायमीटर ऑफ होल। डी क्या है आपका? डायमीटर ऑफ होल। लेस देन है, ठीक है। तो आपको नो नीड टू कंसीडर बेंडिंग मोमेंट इफेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे जरूरत नहीं कि आपको बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट कंसीडर करना है। किस केस में? यदि मान लीजिए आपका एल की वैल्यू, एल मतलब जो एक ग्रिप लेंथ है, इसकी वैल्यू 6d से कम है, तो आपको जरूरत नहीं है। आएगा बेंडिंग मोमेंट, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं होगा, तो आप उसको छोड़ सकते हो, आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। बट अगले केस में देखिएगा, यदि एल की वैल्यू लेस देन है, सॉरी, एल की वैल्यू ग्रेटर देन है 6d से, ठीक है, ग्रेटर देन है कितना? 6d से, बट लेस देन है 8d से। ग्रेटर देन 6d से लेकिन 8d से लेस देन है, तो इस केस के अंदर रिबिट प्रोवाइड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रिबिट प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिबिट प्रोवाइड करते हैं। क्या? एक्स्ट्रा रिबिट प्रोवाइड करते हैं। और वो एक्स्ट्रा रिबिट कितना होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा रिबिट कितना होता है? पर 1.6 mm ग्रिप लेंथ के हिसाब से। अगर मान लीजिए एक, कैसे? 1.6 mm ग्रिप लेंथ में, 1.6 mm ग्रिप लेंथ के लिए 1% एक्स्ट्रा, 1% एक्स्ट्रा रिबिट। अब मान लीजिए आपकी नहीं समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? देखो समझाता हूँ। 1.6 mm ग्रिप लेंथ के लिए 1% एक्स्ट्रा। अब मान लीजिए इसका 2 गुना है ग्रिप लेंथ, मतलब कितनी है? 3.2 है, तो फिर 2%। फिर मान लो इसकी 3 गुना है, तो फिर 3%। इसका 4 गुना है, 4%। ऐसे करके एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं रिबिट, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर मान लो एक केस ऐसा होगा, ग्रिप लेंथ आपकी एल जी शुड बी ग्रेटर देन 8d, तो फिर कुछ ना करो, रीडिजाइन करो, ठीक है, रीडिजाइन करो, और रीडिजाइन के अंदर फिर बटोट जॉइंट बनाओ, फिर कुछ नहीं कर सकते आप भी कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई, इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक लास्ट में फार्मूला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, अनविन फार्मूला, याद होगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्या नाम है इसका? अनविन्स फार्मूला, ठीक है, अनविन्स फार्मूला। देखो अनविन्स फार्मूला क्या होता है एक्चुअली? फाई निकालना होता है अपने को। इस फार्मूले से अपन किसी रिबिट का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी रिबिट का डायमीटर अपन फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? फाई बराबर, जबकि हमको केवल प्लेट की थिकनेस दी हो, प्लेट की थिकनेस दी हो, तो रिबिट का अगर डायमीटर फाइंड करना हो तो यहाँ से निकाल सकते हो। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है किसी प्लेट की थिकनेस इतनी है, रिबिट का डायमीटर बता दो, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे अपन? यहाँ से निकालेंगे। क्या होता है? 6.05 t मिनिमम, ठीक है, 0. t मिनिमम। यहाँ से आप निकाल सकते हो। t मिनिमम की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, इसका रूट ओवर सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा। ओके, लास्ट है आपका इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, जॉइंट की इफिशियंसी क्या होती है? ये होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। किसी जॉइंट की स्ट्रेंथ आउट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट विदाउट डिडक्टिंग होल और इनटू का 100, ये होता है। अभी आपके समझ में नहीं आया तो फिर समझ लीजिए अच्छे से। क्या होता है एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे? मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होती है आपकी? ये तो आपने पता है, मिनिमम ऑफ पीबी
PS और PT तीनों में जो मिनिमम होगी उसको रखेंगे। नीचे क्या आपका स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट, मेन प्लेट का मतलब टीयरिंग के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे पढ़ी होगी ना, नहीं पढ़ी, पढ़ लो तो फिर अभी। जैसे आपका ये प्लेट, ठीक है, अब इसके अंदर 2 डायमीटर लगे हुए हैं, अब यहाँ पे ये, अब इसकी मैं टीयरिंग स्ट्रेंथ पूछूँ तो आप क्या, इसका मैं टीयरिंग स्ट्रेंथ पूछूँ तो आप क्या बताओगे, B माइनस का 2D और इंटू का T और इंटू का सिग्मा AT, यही बताओगे ना, यही बताओगे ना, अरे यार यही बताओगे ना, बोलो। B माइनस 2D 2 डायमीटर माइनस कर दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट विदाउट डिडक्टिंग होल, आपको डिडक्टिंग होल माइनस नहीं करना, तो अब यहाँ पास क्या लोगे आप, B इंटू T इंटू का सिग्मा AT, बस। तो इसी पार्ट को आपको उठा के रखना है, नीचे वाला, ये नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला इफिशियंसी निकालने में नीचे वाला इसको रखते हैं, मतलब होल का डायमीटर माइनस नहीं करते, बाकी यही होता है। और ऊपर तो आपके क्या लेना है, मिनिमम ऑफ PB इंटू P इंटू S। तो अब मान लो क्वेश्चन आपका 4 नंबर की ही पूछा जा सकता है पेपर में। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सारी चीज़ें पढ़ा नहीं सकता क्योंकि आपके पास 10 दिन टाइम बचे हैं, आपको दिमाग यूज करना है। मैं आपको यहाँ पे क्या बताया, PB PS और PT ये आप आसानी से निकाल सकते हो यदि आपको डाटा दे दिया जाए तो, डाटा आपको सारी चीज़ें का दिया रहेगा, क्लियर, ये आप फाइंड कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप ये फाइंड कर सकते हो तो आप नीचे वाले फाइंड कर सकते हो। तो आपको अगर कुछ चीजें दे दी जाए, मान लो आपको डायमीटर ऑफ रिवेट दे दिया जाए, आपको प्लेट की थिकनेस दे दी जाए, आपको सिग्मा AT और सिग्मा AC की वैल्यू पता है, आपको कंडीशन दे दी कि सॉफ्ट रिवेटिंग है कि कौन सा रिवेटिंग है, अगर आपको इस चीजें बता दी जाए तो आप PB PS मतलब स्ट्रेंथ आप ज्वाइंट फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो कर सकते हो ना। अगर आपने ये कर लिया देन आप ये भी कर सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट विदाउट डिडक्टिंग होल। इसके बाद आप इफिशियंसी बता सकते हो। तो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि यार इस जॉइंट की इफिशियंसी क्या होगी, कितने परसेंट होगी। एक्चुअली 100 में आ रहा है, मतलब परसेंट में बताना है, कितने परसेंट होगी इफ इसका डायमीटर इतना है, इसका और सॉफ्ट रिवेटिंग का केस है, प्लेट की थिकनेस इतनी है, तो बताओ जॉइंट इफिशियंसी कितनी होगी। तो आपको हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है। क्या करना पड़ेगा, बस स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के केस में इसको रखना है, मिनिमम स्ट्रेंथ निकाल सकते हो PB PS और इसमें क्या है तो पढ़ लिया अपन, निकाल दिया भाई। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट निकाल सकते हो, कैसे, इस वाले फार्मूले से, ठीक है। और अगर डायमीटर पूछे तो यहाँ से निकाल सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन ये डायमीटर वाला आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो वैल्यू आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और याद रखिएगा इस जितना मैंने पढ़ाया है इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, 100% डन है, ठीक है।